आज मैं बात करूंगा राजस्थान की कला और संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की। अब देखिए, राजस्थान के लोक संगीत का ही एक पार्ट है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान में कई तरह के लोक गीतों का प्रचलन है, साथ ही कई तरह के लोक नृत्यों की भी अभिव्यक्ति दी जाती है। इन लोक गीतों और लोक नृत्यों में माधुर्य की वृद्धि के लिए, वातावरण निर्माण के लिए और भावों की अभिव्यक्ति के लिए लोक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हमारी राजस्थान की संस्कृति एक बहुरंगी संस्कृति है। यहाँ पर कई प्रकार के लोक गीतों का प्रचलन है, कई तरह के लोक नृत्यों का प्रचलन है। ठीक इसी प्रकार से वाद्य यंत्रों में भी यहाँ पर विविधता है। तो स्वरों की उत्पत्ति और बनावट के आधार पर राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक बार हम ये समझ लें कि राजस्थान में कितने तरह के लोक वाद्य यंत्र प्रचलित है, फिर मैं बारी बारी से प्रत्येक भाग के अंदर जिन वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया है उस भाग की विशेषता और उसमें सम्मिलित जितने भी वाद्य यंत्र है उन सब पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, राजस्थान में स्वरों की उत्पत्ति एवं बनावट के आधार पर लोक वाद्य यंत्रों को चार भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले नंबर 1 तत् तंतु वाद्य यंत्र। फिर इसके बाद नंबर 2 सुषिर वाद्य यंत्र। फिर नंबर 3 अवनद ताल वाद्य यंत्र। और अंतिम चौथे प्रकार के वाद्य यंत्र हैं घन वाद्य यंत्र। तो ये राजस्थान में स्वरों की उत्पत्ति और बनावट के आधार पर जो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र राजस्थान में प्रचलित है। नंबर 1 तत् या तंतु वाद्य यंत्र। फिर नंबर 2 सुषिर वाद्य यंत्र। फिर नंबर 3 अवनद या ताल वाद्य यंत्र। और फिर नंबर 4 घन वाद्य यंत्र। अब इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा तत् या तंतु वाद्य यंत्रों की। तो देखिए, तत् या तंतु वाद्य यंत्र किस प्रकार के होते हैं। एक बार मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रकार के वाद्य यंत्र नाम लिख लेते हैं हम। तत् तंतु वाद्य यंत्र। अब देखिए, कौन से वाद्य यंत्रों को तत् या तंतु वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है, उन सभी वाद्य यंत्रों को तत् या तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इस श्रेणी में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि साईं जरा दुकार रब सूची गुजरी काम भवे। इसमें तत् वाद्य यंत्रों के सारे नाम उनके कीवर्ड के साथ सम्मिलित है। तो एक बार तत् वाद्य यंत्र किसे कहेंगे इसका अर्थ हम लिख लेते हैं। साथ ही तत् वाद्य यंत्र में राजस्थान के कौन से वाद्य यंत्र सम्मिलित किए गए हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है। तारों के माध्यम से होती है। उन्हें
तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर जितने भी तत्वाद्य यंत्र है उनको मैं एक शॉर्ट ट्रिक में लिखूंगा। जो कीवर्ड है उससे हम उस तत्वाद्य यंत्र का नाम लिखेंगे। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। साईं जरा दुकार रब सूची गुजरी काम भवे, काम भवे। अब देखिए यहाँ पर जो जो कीवर्ड है, जैसे सा में सा कीवर्ड हो गया, तो सा से कौन सा वाद्य यंत्र बनेगा? सा से सारंगी, फिर ई से इकतारा, ज से जंतर, रा से रावण हत्था, फिर दुका से दुका को, र से रवाज, रब से रबाब, सु से सुरिंदा, ची से चिकारा। अब गुजरी अपने आप में एक वाद्य यंत्र का नाम है, तो यहां पर मैं गुजरी इसके आगे सीधा गुजरी ही लिखूंगा। गुजरी, गुजरी। इसके बाद काम, काम बन जाएगा कामायचा, फिर भ से भपंग, और अंतिम वे से वेणो ओब्लिक चौतारा ओब्लिक तंदूरा। तीनों ही नाम प्रचलित है। वेणों के दो नाम अन्य हो गए, चौतारा और तंदूरा। तो ये तो हो गई बात कि तत्वाद्य यंत्र किसे कहेंगे, और राजस्थान में तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में किन किन वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है, वे सारे वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे जाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ लिखी कि साईं जरा दुकार रब सूची गुजरी काम भवे। अब इसमें जो कीवर्ड है, सा से बन गया सारंगी, ई से इकतारा, ज से जंतर, फिर रा से रावण हत्ता, दुका से दुकाको, र से रवाज, रब से रबाब, सु से सुरिंदा, ची से चिकारा, गुजरी अपने आप में वाद्य यंत्र का नाम है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। फिर काम से बन गया कामायचा, ब से भपंग, वे से वेणो, चौतारा या तंदूरा। ये तो तत्वाद्य यंत्रों के केवल नाम हुए। अब मैं बारी बारी से प्रत्येक तत्वाद्य यंत्र की जितनी भी डिटेल है वो डिटेल में स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले नंबर 1 में ले लेता हूं सारंगी। अब देखिए सारंगी, सारंगी की इमेज आप यहां देख सकते हैं। सारंगी को मैं अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सारंगी के निर्माण की, कि सारंगी का निर्माण किस किस लकड़ी से किया जा सकता है। तो देखिए सारंगी के निर्माण में तून, सागवान, केर या रोहिड़े की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। मतलब 4 प्रकार की लकड़ी से सारंगी बनाई जा सकती है। कौन कौन सी? तो तून, सागवान, केर या रोहिड़े की लकड़ी से, रोहिड़े की लकड़ी से। अब अगली बात सारंगी की बनावट। देखिए सारंगी में कुल तारों की संख्या होती है 27। सारंगी में 27 तार होते हैं और इसे घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की सहायता से इसे बजाया जाता है। ये पास में एक इंस्ट्रूमेंट और रखा हुआ है, ये इसको बजाने की गज है, और इस गज के अंदर घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है।
सारंगी में अगर तारों की संख्या पूछी जाए तो सारंगी में तारों की संख्या 27 तार होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बनावट सारंगी में 27 तार होते हैं और इसे घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की सहायता से बजाया जाता है। ये तो हो गई बात बनावट की कि सारंगी में तारों की संख्या 27 तार होते हैं और इसे घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की सहायता से बजाया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या? देखिए, सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र मानी जाती है। तो यहाँ हम विशेषता लिख लेते हैं। विशेषता तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। अब बात आती है सारंगी के उपयोग की, क्योंकि देखिए पूर्व की प्रतियोगी परीक्षा में, पटवार की प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायकों द्वारा और मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भृतहरि और निहालदे के ख्याल गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देखिए, इस वाद्य यंत्र का उपयोग जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायक करते हैं। साथ ही मारवाड़ के जो जोगी हैं वो गोपीचंद, भृतहरि और निहालदे, ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ साधु हैं, इनके ख्याल गाते समय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो इसका उपयोग हम लिख लेते हैं। उपयोग जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायकों द्वारा एवं मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भृतहरि एवं निहालदे के ख्याल गाते समय इसे बजाया जाता है। ये हो गई बात सारंगी के उपयोग की। अब बात आती है सारंगी के प्रमुख वादकों की। अमूमन प्रतियोगी परीक्षा में या तो वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किया गया है या इसका प्रमुख वादक कौन सा है, इसी पर सवाल पूछे जाते हैं। तो सारंगी के प्रमुख वादक कौन? स्वर्गीय सुल्तान खां, ये सीकर के रहने वाले। इनके अलावा पंडित राम नारायण, उदयपुर के रहने वाले। इनको 3 बार अवार्ड मिला है सारंगी वादन के लिए। 1991 में पद्म भूषण, 2005 में पद्म विभूषण और 2013 में राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। अब हाल ही में सारंगी से जुड़े हुए एक कलाकार काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2021 में, लाखा खां जोधपुर के। तो 3 वादक हैं सारंगी से जुड़े हुए ख्यातनाम वादक। तीनों के नाम लिख लेते हैं हम। वादक स्वर्गीय सुल्तान खां, सबसे चर्चित नाम सारंगी के अंदर स्वर्गीय सुल्तान खां का है, रहने वाले कहाँ के? सीकर के। फिर दूसरे व्यक्ति पंडित राम नारायण, ये उदयपुर के रहने वाले हैं। और
इनको 3 बार पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1991 में पद्म भूषण, 2005 में पद्म विभूषण एवं 2013 में राजस्थान रत्न अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। ये तो हो गई बात पंडित रामनारायण की। अब तीसरे सारंगी से जुड़े हुए प्रमुख वादक लाखा खां। लाखा खां ये जोधपुर के हैं और इनको पद्मश्री 2021 से नवाजा गया। तो 2021 पद्मश्री। ये सारंगी से जुड़े हुए 3 प्रमुख वादक और वादकों के साथ अगर कोई उपलब्धियां जुड़ी हुई है, उन उपलब्धियों को भी मैंने साथ लिया है। अब देखिए राजस्थान में कितने तरह की सारंगियाँ प्रचलित है। तो राजस्थान में 2 तरह की सारंगियाँ प्रचलित है, एक सिंधी सारंगी, दूसरी गुजरातन सारंगी। अब इन सारंगियों की विशेषता क्या, सामान्य सारंगी से सिंधी सारंगी किस प्रकार से अलग है और सिंधी सारंगी से गुजरातन सारंगी किस प्रकार से अलग है। तो देखिए सिंधी सारंगी सामान्य सारंगी से उन्नत और विकसित होती है और इसमें तारों की संख्या अधिक होगी, मतलब 27 से ज़्यादा तार होंगे। लेकिन जो गुजरातन सारंगी होती है उसमें स्टील के बने हुए केवल 7 ही मुख्य तार होते हैं, मतलब गुजरातन सारंगी के अंदर तारों की संख्या फिर कम हो गई और सिंधी सारंगी में तारों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो राजस्थान में जो 2 तरह की सारंगियाँ प्रचलित है उनके नाम और उनका विवरण हम लिख लेते हैं। राजस्थान में 2 तरह की सारंगियाँ प्रचलित है। इसमें नंबर 1 सिंधी सारंगी। अब इस सारंगी की विशेषता क्या, सामान्य सारंगी से उन्नत एवं विकसित होती है और इसमें 27 से अधिक तार होते हैं। 27 से अधिक तार होते हैं। ये तो हो गई बात सिंधी सारंगी की। अब दूसरे प्रकार की सारंगी जो राजस्थान में प्रचलित है, गुजरातन सारंगी। इसमें स्टील के बने हुए 7 मुख्य तार होते हैं। 7 मुख्य तार होते हैं। ये हो गई बात सारंगी की। देखिए सारंगी, सबसे पहले मैंने चर्चा की सारंगी के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी की। 4 प्रकार की लकड़ी काम में लेते हैं, तून, सागवान, केर या रोहिड़े की लकड़ी। अब बनावट, तो सारंगी में तारों की संख्या पूछी जाए 27 तार होते हैं और इसके बजाने में जिस गज का इस्तेमाल होता है उसमें घोड़े की पूंछ के बालों का उपयोग किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र की और विशेषता क्या, तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए सारंगी। सारंगी का उपयोग जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायकों द्वारा और मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भृतहरि और निहाल दे के ख्याल गाते समय सारंगी बजाई जाती है। प्रमुख वादकों में 3 वादक और उसमें भी 2 वादकों के साथ उपलब्धियां जुड़ी हुई है, उनको मैंने साथ लिया। तीनों वादक कौन कौन, स्वर्गीय सुल्तान खां सीकर के रहने वाले, फिर पंडित रामनारायण उदयपुर के रहने वाले, इनको 1991 में पद्म भूषण, 2005 में
पद्म विभूषण और 2013 में राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। तीसरे प्रमुख सारंगी वादक लाखा खां, जोधपुर के 2021 में पद्मश्री अवार्ड। अब राजस्थान में मुख्य रूप से दो तरह की सारंगियाँ प्रचलन में रही है। एक सिंधी सारंगी, ये सामान्य सारंगी से उन्नत और विकसित होती है। इसमें तारों की संख्या सामान्य सारंगी में जहाँ 27 तार होते हैं, इसमें 27 से ज़्यादा तार होते हैं। जबकि गुजरातन सारंगी में स्टील के बने हुए 7 मुख्य तार होते हैं। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, सारंगी में सवर्ण की प्रधानता है। सारंगी अगर हम शब्द लिखें तो सारंगी में सवर्ण की प्रधानता, तो इसमें सारंगी में सभी जगह सवर्ण की ही प्रधानता रहेगी। अब कैसे? तारों की संख्या कितनी? 7 से बन जाएगी 27। तो सारंगी में 27 तार होते हैं। दूसरा स क्या? तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए वो सारंगी। तीसरा स क्या? प्रसिद्ध वादक कौन? सुल्तान खां, रहने वाले कहाँ के? सीकर के। तो सारंगी में सभी जगह सवर्ण की प्रधानता हो गई। अब इसके बाद मैं सिमिलर प्रकृति का सारंगी के समान मिलता जुलता वाद्य यंत्र लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगला वाद्य यंत्र है कामायचा। अब देखिए, कामायचा की इमेज यहाँ बनी हुई है। एक बार मैं नाम लिख लेता हूँ, कामायचा। अब देखिए, सारंगी के समान वाद्य यंत्र। अब अंतर क्या है? सारंगी की जो तबली है वो थोड़ी लंबी होती है। देखिए, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। सारंगी की जो ये तबली है नीचे वाली, ये लंबी है, जबकि कामायचा की जो तबली है वो गोल और लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। थोड़ा सा अंतर हो गया, बाकी बनावट बिल्कुल समान है। इसमें भी तारों की संख्या, बजाने का तरीका सारंगी के समान ही है। यहाँ पर बनावट में अंतर क्या हो गया कि सारंगी की तबली थोड़ी सी लंबी होती है, कामायचा की जो नीचे वाली तबली है वो गोल और सारंगी से लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। अब इसमें तारों की संख्या कितनी? तो इसमें भी 27 तार होते हैं। इसमें भी तारों की संख्या 27 ही होती है और इसको बजाने के लिए भी घोड़े की पूंछ की बालों से निर्मित गज का ही उपयोग किया जाता है। एक बार कुछ बातें हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि बातें क्लियर रहेगी। फिर इसका अगला पार्ट इसी के आगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और प्रमुख वादक कौन है। एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बनावट सारंगी के समान लेकिन इसकी नीचे की गोल तबली गोल एवं लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। बिल्कुल सारंगी के समान, लेकिन देखिए सारंगी में नीचे की तबली जो होती है वो थोड़ी लंबी, इसकी नीचे की तबली गोल और लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। अब इसमें तारों की संख्या, तो तारों की संख्या 27 तार होते हैं और इसे भी बजाने के लिए जिस गज का उपयोग किया जाता है उसमें घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं, तो इसे भी घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की सहायता से बजाया जाता है। अब देखिए इस वाद्य यंत्र का उपयोग, तो देखिए सारंगी और कामायचा में उपयोग के आधार पर क्षेत्र में थोड़ी सी समानता है। जैसे सारंगी को जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाता है, ठीक वैसे ही कामायचा को भी जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में ही बजाया जाता है। लेकिन बजाने वाली जाति में थोड़ा सा अंतर है।
सारंगी को जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायक बजाते हैं, जबकि कामायचा को जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के गायकों द्वारा इसे बजाया जाता है। प्रमुख वादकों की अगर मैं बात करूं तो स्वर्गीय कमल साकर खां, इनको वर्ष 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 10 अगस्त 2013 में इनका निधन हो गया। लेकिन एक अपवाद मीरासी जाति के भी एक प्रमुख वादक रहे हैं कामायचा के साथ जुड़े हुए, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के बादली गांव के रहने वाले दप्पू खां मीरासी। तो मांगणियारों के साथ मीरासी भी बजाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मांगणियार जाति के वादकों का ही वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर मैं उपयोग और प्रमुख वादक लिख लेता हूँ। उपयोग जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के गायकों द्वारा। देखिए जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पर गायन वादन करने वाली कुछ जातियाँ हैं, जिसमें मांगणियार, लंगा, मीरासी। तो ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के गायकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में हमने पंक्ति ऐड कर ली। अब प्रमुख वादक कौन? प्रमुख वादक स्वर्गीय कमल साकर खां। कमल साकर खां रहने वाले कहाँ के? हमीरा गांव जैसलमेर। अब इनकी उपलब्धि क्या रही? तो इनको 2012 में पद्मश्री दिया गया। तो 2012 पद्मश्री। 10 अगस्त 2013 में इनका निधन हो गया। तो निधन 10 अगस्त 2013 में। अब इनके साथ एक वादक और जुड़े हुए हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, दप्पू खां मीरासी। एक नाम हम और लिख लेते हैं, दप्पू खां मीरासी। रहने वाले कहाँ के? भादली, फतेहगढ़, जैसलमेर। अब देखिए इस वाद्य यंत्र में भी याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि कामायचा को कैसे याद रखना है। देखिए कामायचा जब हम वाद्य यंत्र का नाम लिखते हैं तो इसमें बीच में माँ वर्ण आया है। तो देखिए कामायचा बिल्कुल सारंगी के समान वाद्य यंत्र है। बनावट हम समझ चुके हैं। इसमें तारों की संख्या 27। इसे भी घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की सहायता से बजाते हैं। उपयोग क्षेत्र समान है, जैसलमेर और बाड़मेर। बजाते कौन हैं? माँ से मांगणियार। अब प्रसिद्ध वादक कौन? कामायचा में पहला वर्ण क, दूसरा वर्ण कौन सा? म। इसी से नाम बना कमल। तो कमल साकर खां जो है प्रमुख कामायचा वादक हो गए। रहने वाले कहाँ के? हमीरा गांव जैसलमेर के। इनको 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एक व्यक्ति का नाम हमने और लिखा, दप्पू खां मीरासी। ये बादली, फतेहगढ़, जैसलमेर के रहने वाले। ये हो गई बात सारंगी के सिमिलर वाद्य यंत्र कामायचा की। अब इसके बाद अगला तत्व वाद्य यंत्र है इकतारा। अब देखिए इकतारा आदि वाद्य यंत्र है। आदि का मतलब बहुत पुराना, और इसका संबंध नारद मुनि के साथ जोड़ा जाता है। जो इकतारा है इसका संबंध नारद के साथ जोड़ते हैं। इकतारे की बनावट किस प्रकार की? देखिए इमेज में आपको इकतारा दिखाई दे रहा है। गोल तुम्बा होता है, उसके बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है। उसके तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर उसके ऊपर बकरे की खाल मढ़ दी जाती है और ऊपर से नीचे 2 तार जोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए अगर आपके मन में संशय हो कि इकतारे में एक ही तार होता है, तो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है डॉक्टर जय सिंह नीरज, डॉक्टर भगवतीलाल शर्मा। इस पुस्तक में पेज नंबर 127 127 पर आप जाकर कंसल्ट कर सकते हैं
कि एकतारे में तारों की संख्या कितनी होती है। तो एकतारे में 2 तार होते हैं, लेकिन एक समय में हाथ की एक अंगुली से एक ही तार बजाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एकतारा। और इसकी संगत में करताल या खड़ताल बजाई जाती है। अगर आपने नारद मुनि को ध्यान से देखा हो तो उनके हाथ में एकतारा, दूसरे हाथ में करताल या खड़ताल होती थी। इसका उपयोग कौन करते हैं, तो नाथ, कालबेलिया, निर्गुणी भजन गाने वाले जो साधु सन्यासी है वो एकतारा बजाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार एकतारे की बनावट और एकतारे से जुड़ी हुई कोई विशेष बातें हैं तो उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ। आदि वाद्य यंत्र यानी कि बहुत पुराना हो गया, आदि वाद्य यंत्र जिसका संबंध नारद मुनि के साथ जोड़ा जाता है। बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसका संबंध नारद मुनि के साथ जोड़ते हैं। अब इसकी बनावट जो मैंने स्पष्ट की है उसको शब्दों में यहाँ लिख लेता हूं। गोल तुम्बे के बीच में बांस की डंडी फंसा दी जाती है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर बकरे की खाल मढ़ दी जाती है और 2 तार जोड़ दिए जाते हैं। ये बनावट हो गई। अब बजाने का तरीका मैंने केवल स्पष्ट किया है, उसको लिख नहीं रहा हूं कि हाथ की एक अंगुली से एक समय में केवल एक ही तार बजाया जाता है, इसलिए इसको एकतारा कहते हैं। और इसकी संगत में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है करताल या खड़ताल। तो आगे की पंक्ति में हम ऐड कर लेते हैं। इसकी संगत में करताल बजाई जाती है। अब उपयोग की बात करें, उपयोग कौन करते हैं, तो कालबेलिया, नाथ और निर्गुणी भजन गाने वाले सन्यासी एकतारा बजाते हैं। तो उपयोग नाथ, कालबेलिया एवं निर्गुणी भजन गाने वाले सन्यासी इसे बजाते हैं। ये हो गई बात एकतारे की। एकतारा एक आदि वाद्य यंत्र है जिसका संबंध नारद मुनि के साथ जोड़ते हैं। अब बनावट किस प्रकार की, तो मैंने स्पष्ट की बनावट। गोल तुम्बा होता है, उस गोल तुम्बे के बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है, तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है, यहाँ पर बकरे की खाल मढ़ दी और ऊपर से नीचे 2 तार जोड़ दिए जाते हैं। इसकी संगत में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा, तो करताल या खड़ताल एकतारे की संगत में बजाई जाती है। उपयोग हमने देखा कि इसका उपयोग नाथ, कालबेलिया और निर्गुणी भजन गाने वाले जो सन्यासी है वो एकतारा बजाते हैं। अब अगला वाद्य यंत्र ले लेता हूँ, तत्वाद्य यंत्रों में ही रावण हत्ता। अब देखिए रावण हत्था पर RS प्री में सीधा सवाल पूछा गया इसकी बनावट के ऊपर कि आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्था।
साथ ही इस वाद्य यंत्र के उपयोग पर भी सवाल बनते हैं, क्योंकि इस वाद्य यंत्र के साथ लोक देवताओं की फड़ का वाचन किया जाता है। अब कौन से लोक देवता है, तो पाबू जी, डूंग जी, जवाहर जी और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अब देखिए बनावट किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्रों में, तो देखिए आधा कटा नारियल, उसके ऊपर बकरे की खाल मट दी जाती है, बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है और उसके ऊपर 2 तांते जो बकरे की आंतों से बनी हुई होती है ये लगा दी जाती है और इसमें ऊपर से नीचे 9 तार जोड़ दिए जाते हैं। अब इसको बजाने की जो गज है उसकी भी विशेषता होती है, उसमें अर्धचंद्राकार गज होती है जिस पर घोड़े की पूंछ के बाल और घुंघरू बंधे हुए होते हैं। तो ये तो इस वाद्य यंत्र की बनावट हो गई और बनावट के ऊपर ही पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो बनावट यहां मैं लिख लेता हूं, आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मड दी जाती है, बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है और ऊपर 2 तांते जो बकरे की आंतों से निर्मित होती है, लगा दी जाती है। अब तारों की संख्या कितनी है, तारों की संख्या 9। रावणत्ता में 9 तार होते हैं। बजाने का तरीका, तो इसमें एक पंक्ति और ऐड कर लेते हैं, इसे अर्ध चंद्राकार गज की सहायता से बजाते हैं, जिस पर घोड़े की पूंछ के बाल और घुंघरू बंधे हुए होते हैं। ये तो हो गई बात बनावट की, तारों की संख्या की और इसको बजाने के तरीके की। अब इसका उपयोग, क्योंकि लोक देवी देवताओं की फड़ वाचन के समय उपयोग हो रहा है तो उपयोग इंपॉर्टेंट है। उपयोग पाबू जी, रामदेव जी एवं डूंग जी, जवाहर जी के भूपे उनकी फड़ का वाचन करते समय इसे बजाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आपके समझ में नहीं आ सकता है कि फड़। देखिए फड़ क्या होती है, फड़ बना है पट या पड़ शब्द से। पट का शाब्दिक अर्थ होता है कपड़ा और पड़ का अर्थ होता है पढ़ना या बांचना। तो देखिए फड़ एक अपभ्रंश शब्द है। पट शब्द का, पट का शाब्दिक अर्थ हुआ कपड़ा। तो लोक देवी देवताओं के जीवन चरित्र को एक कपड़े पर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे फड़ कहा जाता है। अब इसका वाचन भी करते हैं तो फड़ पढ़ शब्द से भी बना है। पढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना या बांचना। तो जब भी किसी भक्त की मनोती पूरी होती है तो वो
लोग देवी देवताओं की फड़ का वाचन करवाते हैं। रात्रि के समय ही लोग देवी देवताओं की फड़ का वाचन किया जाता है। तो ये जो फड़ है इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित आलेख नहीं होता है, केवल लोग देवी देवताओं के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए पाबू जी की फड़ है, तो एक तरफ उनका प्रतीक चिन्ह भाला और दूसरी तरफ उनकी घोड़ी केसर कालमी का चित्र बना हुआ होगा। तो ये हो गई बात फड़ की। और हमने जिस वाद्य यंत्र के अंदर फड़ को भी स्पष्ट किया है वो वाद्य यंत्र है रावण हत्था। तो देखिए रावण हत्था दोबारा मैं एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। इसकी बनावट किस प्रकार की, तो आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मट दी जाती है, बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है, ऊपर की तरफ 2 तांते जो बकरे की आंतों से निर्मित होती है ये लगा दी जाती है, और इस पर तारों की संख्या कितनी है, तो 9। बजाने की गज साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है इमेज में कि अर्धचंद्राकार होती है। इस पर घोड़े की पूंछ के बाल और घुंघरू बंधे हुए होते हैं। उपयोग में हमने देखा लोक देवताओं की फड़ वाचन के समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब लोक देवता कौन, पाबू जी, रामदेव जी एवं डूंग जी जवार जी के बोपे, उनकी फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब रावण हत्था के सिमिलर समान प्रकृति का, रावण हत्था से मिलता जुलता अगला वाद्य यंत्र है, उसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए मैं सीधा ही वाद्य यंत्र का नाम लिख लेता हूं गुजरी। अब देखिए गुजरी बिल्कुल रावण हत्था के समान वाद्य यंत्र। अब अंतर क्या है, रावण हत्था से थोड़ा छोटा होता है। फिर दूसरा अंतर, इसमें तारों की संख्या के आधार पर अंतर है। रावण हत्था में 9 तार होते हैं, गुजरी में तारों की संख्या 5 ही होती है। बाकी बजाने का तरीका और गज जो इस्तेमाल की जाती है समान है। इसे भी घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित अर्धचंद्राकार गज की सहायता से ही बजाते हैं। तो यहाँ हम सीधा लिख लेते हैं रावण हत्था के समान किंतु उससे कुछ छोटा वाद्य यंत्र। ये तो बनावट हो गई बिल्कुल रावण हत्था के समान, लेकिन उससे थोड़ा छोटा हो गया। तारों की संख्या में भी अंतर है। तारों की संख्या 5, रावण हत्था में 9 तार हो गए और इसमें तारों की संख्या हो गई 5। बजाने का तरीका, इसे भी घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाते हैं। ये सिमिलर प्रकृति के, समान प्रकृति के 2 वाद्य यंत्र एक साथ हो गए। रावण हत्था से मिलता जुलता अगला वाद्य यंत्र लिया मैंने गुजरी, लेकिन रावण हत्था से थोड़ा सा छोटा होता है। तारों की संख्या के आधार पर भी अंतर हो गया। रावण हत्था में 9 तार, गुजरी में तारों की संख्या 5 हो गई। बाकी बजाने का तरीका और गज का इस्तेमाल समान रूप से, इसमें भी घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित अर्धचंद्राकार गज का ही उपयोग किया जाता है बजाने के लिए। अब अगला वाद्य यंत्र है जंतर। देखिए जंतर पर भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि इस वाद्य यंत्र का उपयोग लोक देवता देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किया जाता है। अब देखिए वाद्य यंत्र की बनावट में स्पष्ट करूं, इमेज में दिखाई दे रहा आपको बिल्कुल वीणा की आकृति के समान वाद्य यंत्र, लेकिन वीणा में क्या होता है, केवल एक ही गोल तुम्बा होता है, जबकि इसमें 2 गोल तुम्बे होते हैं। बीच में बांस की एक डंडी फंसी होती है। इस डंडी के ऊपर 22 पर्दे मगरमच्छ की खाल के मोम से चिपका दिए जाते हैं और ऊपर से नीचे 5 से 6 तार जोड़ दिए जाते हैं। ये तो हो गई बात जंतर वाद्य यंत्र की बनावट की। तो एक बार मैं बनावट के संदर्भ में थोड़ा सा लिख लेता हूँ और दोबारा स्पष्ट करूँगा तो बात क्लियर हो जाएगी। बनावट
वीणा की आकृति के समान वाद्ययंत्र, परंतु इसमें दो गोल तुम्बे होते हैं जिनके बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है और उस पर 22 पर्दे मगरमच्छ की खाल के मोम से चिपका दिए जाते हैं। ये तो हो गई बात बनावट की। अब तारों की संख्या, तार 5-6, 5 से 6 तार होते हैं जंतर के अंदर। अब देखिए इसका उपयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर या बगड़ावत भोपे गले में लटकाकर, इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको गले में लटकाया गया है, तो गले में लटकाकर इस वाद्ययंत्र को बजाया जाता है। अब हम उपयोग लिख लेते हैं। उपयोग गुर्जर ऑब्लिक बगड़ावत भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गले में लटकाकर इसे बजाते हैं। ये हो गई बात जंतर वाद्ययंत्र की। दोबारा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, बिल्कुल बनावट इसकी वीणा की आकृति के समान, लेकिन देखिए वीणा में केवल एक ही गोल तुम्बा होता है, इसमें 2 गोल तुम्बे होते हैं, बीच में बांस की एक डंडी फंसी होती है और इस पर 22 पर्दे मगरमच्छ की खाल के मोम से चिपका दिए जाते हैं। तारों की संख्या अगर पूछा जाए, जंतर के अंदर 5 से 6 तार होते हैं और इसका उपयोग गुर्जर या बगड़ावत भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गले में लटकाकर इस वाद्ययंत्र को बजाते हैं। अब अगला वाद्ययंत्र है रबाब। अब देखिए रबाब और रवाज 2 सिमिलर प्रकृति के वाद्ययंत्र है। रबाब की इमेज मिली है तो एक बार मैं रबाब का नाम लिख लेता हूं यहाँ पर, रबाब। अब इसी से मिलता जुलता एक वाद्ययंत्र है रवाज। दोनों वाद्ययंत्र में साथ साथ ले लेता हूं। रबाब बिल्कुल सारंगी के समान वाद्ययंत्र, सारंगी या कामायचा से मिलता जुलता वाद्ययंत्र हो गया। अब इसमें तारों की संख्या कितनी, तो देखिए इसमें 4 तार होते हैं। रबाब के अंदर 4 ही तार होते हैं। इसका उपयोग किया जाता है मेवात यानी कि अलवर भरतपुर एवं टोंक क्षेत्र में भाट जाति के लोगों द्वारा, और इसे बजाने में गज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसे हाथ की अंगुली के नाखूनों की सहायता से बजाते हैं। एक बार थोड़ा सा रबाब का मैं परिचय यहाँ लिख लेता हूँ। सारंगी के समान वाद्ययंत्र, सारंगी के समान वाद्ययंत्र, तार इसमें 4 ही तार होते हैं और इनको हाथ की अंगुली के नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। अब बात करते हैं उपयोग की। उपयोग मेवात, मेवात का मतलब हो गया अलवर भरतपुर एवं टोंक क्षेत्र में भाट जाति के लोगों द्वारा
इस वाद्य यंत्र का उपयोग मेवात मतलब अलवर भरतपुर और टोंक क्षेत्र में भाट जाति के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये तो हो गई बात रबाब की। अब रबाब से मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा? रवाज। तो बिल्कुल सारंगी के समान वाद्य यंत्र है रवाज जो है। इसमें तारों की संख्या में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जहां रबाब में 4 तार है, रवाज में तारों की संख्या 12। फिर क्षेत्र में अंतर है, लेकिन बजाने वाली जाति समान रहेगी। रबाब रवाज के उपयोग में भी यहाँ पर मेवात लिखा है, रवाज का उपयोग मेवाड़ क्षेत्र में भाट जाति के लोगों द्वारा रवाज बजाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं सारंगी के समान वाद्ययंत्र तार, इसमें 12 तार होते हैं। बजाने का तरीका दोनों में समान है, हाथ की अंगुली के नाखूनों से ही इसे बजाया जाता है। उपयोग में केवल क्षेत्र में अंतर आएगा, जाति समान रहेगी। मेवाड़ क्षेत्र में भाट जाति के लोगों द्वारा ये हो गई बात रबाब और रवाज की। बिल्कुल सिमिलर प्रकृति के वाद्ययंत्र, दोनों की बनावट समान है, सारंगी के समान ही वाद्ययंत्र। तारों की संख्या में थोड़ा सा अंतर हो गया, रबाब में जहां 4 तार होते हैं, रवाज के अंदर 12 तार। बजाने की प्रकृति समान, दोनों को हाथ की अंगुली के नाखूनों की सहायता से ही बजाया जाता है। अब उपयोग में जाति समान है, क्षेत्र में अंतर हो गया। रबाब का उपयोग मेवात एवं टोंक क्षेत्र में, जबकि रवाज का उपयोग मेवाड़ क्षेत्र में। बाकी जाति समान, भाट जाति के लोगों द्वारा ही इन दोनों वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। अब अगला नेक्स्ट वाद्य यंत्र जो तत्वाद्य यंत्र है सुरिंदा। अब देखिए सुरिंदा, ये भी लगभग सारंगी के समान ही मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। इसमें रोहिड़े की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, मतलब सुरिंदा जो है रोहिड़े की लकड़ी से इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है और इसे छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए गज का इस्तेमाल किया जाता है, छोटी गज की सहायता से इसे बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र को कभी भी अकेला नहीं बजाया जाता, मतलब इसकी संगत में अन्य वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। 2 सुशीर वाद्य यंत्र सतारा और मुरला वो सुरिंदा की संगत में बजाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र जिसे छोटी गज की सहायता से बजाते हैं। अब इसकी संगत में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से? इसकी संगत में सतारा एवं मुरला, ये दोनों सुशीर वाद्य यंत्र है, बजाए जाते हैं। ये हो गई बात सुरिंदा वाद्य यंत्र की। बनावट अगर हम देखें तो बिल्कुल सारंगी के समान ही वाद्य यंत्र, जिसमें रोहिड़े की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र, इसे छोटी गज की सहायता से बजाते हैं और इसकी संगत में 2 सुशीर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, सतारा और मुरला। अब अगला वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र चिकारा। अब देखिए चिकारा में अंतिम 2 वर्ण देखिए क और र आ रहे हैं, मतलब इसमें केर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। केर की लकड़ी से चिकारा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसका एक भाग प्याले के समान, ये बिल्कुल इमेज में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें 3 तार बंधे होते हैं और इसे भी छोटी गज की सहायता से ही बजाया जाता है। अब राजस्थान में क्योंकि 2 तरह के चिकारे प्रचलित हैं,
एक मेवों का चिकारा, दूसरा गरासियों का चिकारा। तो मेव जाति की प्रधानता अलवर भरतपुर क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के लोग मेवों का चिकारा बजाते हैं, जबकि गरासियों का चिकारा उदयपुर, पाली और सिरोही क्षेत्र में जो गरासिया जनजाति के लोग हैं वो बजाते हैं। तो यहाँ हम इसकी बनावट लिख लेते हैं। केर की लकड़ी से निर्मित वाद्ययंत्र जिसका एक भाग प्याले के समान होता है, समान होता है, इसे भी छोटी गज की सहायता से बजाते हैं। ये तो बजाने का तरीका और इसकी बनावट पर मैंने चर्चा की। अब राजस्थान में क्योंकि दो तरह के चिकारे प्रचलित थे तो हम नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 मेवों का चिकारा। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के लोग बजाते हैं। फिर दूसरा है गरासियों का चिकारा। अब जहाँ पर गरासिया जनजाति की प्रधानता है उसी क्षेत्र में बजाया जाएगा। सिरोही, पाली एवं उदयपुर क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ये हो गई बात चिकारे की। चिकारे में अंतिम 2 वर्ण क और र थे, तो मतलब केर की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र। अब इसका एक भाग प्याले के समान जिसमें 3 तार बंधे हुए होते हैं और इसे छोटी गज की सहायता से बजाते हैं। राजस्थान में 2 तरह के चिकारे प्रचलित थे। एक मेवों का चिकारा जिसे अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के लोग बजाते हैं। दूसरा गरासियों का चिकारा सिरोही, पाली एवं उदयपुर क्षेत्र में गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो इसे बजाते हैं। अगला तत्वाद्य यंत्र है वेणु, तंदूरा या चौतारा। ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ये तंदूरा है। इसके 2 अन्य नाम वेणु या चौतारा भी कहा जाता है। तो एक बार हम नाम लिख लेते हैं। तंदूरा ओब्लिक वेणु ओब्लिक चौतारा। अब देखिए आकृति की बात करूं, बनावट की बात करूं, बिल्कुल तानपुरे के समान, लेकिन तानपुरा थोड़ा बड़ा होता है, ये तानपुरे से थोड़ा छोटा वाद्य यंत्र। अब इसमें तारों की संख्या कितनी, चौतारा लिखा हुआ है, इसका मतलब तारों की संख्या कितनी हो गई, 4 तार। लेकिन इसे हाथ की अंगुली के नाखूनों से नहीं बजा सकते, इसलिए हाथों की अंगुलियों में मिजराब यानी कि नकली नाखून पहनकर इसे बजाया जाता है। इसकी संगत में कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जिसमें करताल, चिमटा और मंजीरे। ये वाद्य यंत्र तंदूरे की संगत में बजाए जाते हैं। लिख लेते हैं एक बार हम। तानपुरे के समान किंतु उससे थोड़ा छोटा वाद्य यंत्र, छोटा वाद्य यंत्र तारों की संख्या 4। चौतारा नाम है तो इसमें तारों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसे हाथ की अंगुली में
मिजराब पहनकर बजाया जाता है। मिजराब नहीं समझ में आया है तो आप नकली नाखून लिख सकते हैं। अब इसकी संगत में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं करताल, चिमटा और मंजीरे, इसकी संगत में करताल, चिमटा एवं मंजीरे बजाए जाते हैं। ये हो गई बात तंदूरे की। तंदूरे के दो अन्य नाम लिखे मैंने, इसको वेणु या चौतारा भी कहा जाता है। बनावट किसके समान? बिल्कुल तानपुरे के समान, लेकिन देखिए तानपुरा थोड़ा लंबा होता है, तंदूरा तानपुरे से थोड़ा छोटा होता है। इसमें तारों की संख्या 4 तार होते हैं, इसलिए इसका नाम है चौतारा। लेकिन ना तो इसे गज की सहायता से बजाते हैं, ना हाथ की अंगुली के नाखूनों से। तो किससे बजाते हैं? अंगुली में मिजराब, नकली नाखून पहनकर इसे बजाया जाता है। इसकी संगत में करताल, चिमटा और मंजीरे, ये अन्य वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। अब अगला वाद्य यंत्र ले लेते हैं भपंग। अब देखिए राजस्थान में प्रचलित भपंग इमेज में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भपंग का एक आकार जो और प्रचलन में है, भपंग किस प्रकार की होती है बनावट में स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए लौकी के तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। लौकी का तुम्बा होता है जिसकी लंबाई लगभग 1.5 बालिश। अब 1.5 बालिश का मतलब क्या हो गया? जिसको हम स्थानीय भाषा में कहें 1.5 बालिश का मतलब हो गया 1.5 बेंत। मतलब अपने इस हाथ का जो पंजा है इसको इस प्रकार से नाप लो, एक पूरा आधा। 1.5 बालिश का मतलब 1.5 बेंत हो गया, लंबाई 1.5 बालिश होगी और चौड़ाई कितनी? 10 अंगुल। ये एक लौकी का तुम्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात मैंने बताया कि 1.5 बालिश उसकी लंबाई होगी, 10 अंगुल चौड़ाई होगी। इसके नीचे वाले हिस्से में बकरे की खाल मढ़ दी जाती है, ऊपरी हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ बांस की एक डंडी फंसा देते हैं और ऊपर से नीचे एक तार जोड़ दिया जाता है। ये भपंग की बनावट। हालांकि भपंग की बनावट पर सवाल नहीं बनकर भपंग से जुड़े हुए प्रमुख वादकों पर सवाल आता है। तो भपंग के जो प्रमुख वादक है ज़हूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। लेकिन हम बनावट लिखेंगे यहाँ पर। बनावट किस प्रकार की है? लौकी के तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र। अब लौकी का तुम्बे का मतलब क्या हुआ? जो सूखी हुई लौकी होती है, बीच में से खाली हो जाती है खोखली, वो तुम्बा। तो लौकी के तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र जिसकी लंबाई लगभग 1.5 बालिश। बालिश को मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ वेथ लिख देता हूँ। 1.5 बालिश एवं चौड़ाई 10 अंगुल होती है। इसके नीचे वाले हिस्से में बकरे की खाल मढ़ दी जाती है, जबकि ऊपरी हिस्सा खाली छोड़कर बीच में बांस की डंडी फंसाकर एक तार जोड़ दिया जाता है। ये तो इसकी बनावट हो गई कि लौकी का तुम्बा जिसकी लंबाई लगभग 1.5 बालिश मतलब
1.5 वेंत जितना लंबा होना चाहिए तुम्बा, चौड़ाई उसकी क्या, तो 10 अंगुल। ये तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो गया। नीचे वाला हिस्सा इसको बिल्कुल खाली छोड़ दिया, इसके नीचे वाले हिस्से में बकरे की खाल मट दी, ऊपर वाला हिस्सा खाली छोड़ दिया और बीच में एक बांस की डंडी फंसा दी, ऊपर से नीचे एक तार जोड़ दिया। ये बनावट हो गई। इसको कांख में दबाकर बजाते हैं। बजाने का जो तरीका है, इस पार्ट को कांख में दबा लिया जाता है, यहाँ से इसको बजाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तार की सहायता से इसको बजाया जाता है। अब इसके प्रमुख वादक कौन से, तो वादक हम लिख लेते हैं, वादक ज़हूर खां मेवाती और दूसरे हैं उमर फारूक मेवाती, जिसमें ज़हूर खां मेवाती का नाम प्रीवियस जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसमें प्रमुख भपंग वादक के रूप में इनके नाम पर सवाल आ चुका है। ये हो गई बात तत्वाद्य यंत्रों की जो मैंने शॉर्ट ट्रिक में नाम लिखे थे। इनके अलावा अन्य तत्वाद्य यंत्र जिनकी बनावट पर कोई सवाल नहीं बनता, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि ये निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित वाद्य यंत्र है। एक वाद्य यंत्र और है दुकाको, इसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इस वाद्य यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दीपावली के अवसर पर भील जनजाति के जो लोग हैं वो घुटनों के बीच दबाकर दुकाको बजाते हैं। एक पंक्ति में लिख लेता हूँ, दीपावली के अवसर पर भील जनजाति के लोगों द्वारा घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। अब अन्य तत्वाद्य यंत्रों के मैं केवल नाम लिख रहा हूं क्योंकि उनकी बनावट पर कोई सवाल नहीं बनता, केवल वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी में उनको सम्मिलित किया गया है इस प्रकार का ही प्रश्न बनता है। तो अन्य तत्वाद्य यंत्र केवल नाम लिखने हैं, दो तारा, खम्मच, अपंग और सुरमंडल, ये सारे ही तत्वाद्य यंत्र हो गए। मैंने अर्थ के साथ जितने भी तत्वाद्य यंत्र है उनकी बनावट, उपयोग, विशेषता सारी बातें ली है। तो ये आपके तत्वाद्य यंत्रों वाला पार्ट पूरा होता है।